और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब सरकार ये कह रही है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है आज की जो ये बजट है इसमें दिल में गांव और किसान है, और आपने वित्त मंत्री को भी कहते हुए सुना कि जो किसानों से आगे की राह चर्चा की भी है। देखिए, सवाल ये है कि अगर सरकार की नीति इतनी ही पाक साफ है तो किसान उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जिनके लिए कानून बना रहे हैं, जिनकी भलाई के लिए कानून आपने बनाया है, वो तो कह रहे हैं हमको ये कानून चाहिए ही नहीं। और आज जो वित्त मंत्री ने सब आंकड़े दिए हैं कि हमने गेहूं के ऊपर गेहूं की सरकारी खरीद करने पे इतना पैसा खर्च किया, आपके चावल की सरकारी खरीद करने के ऊपर इतना खर्च किया, तो वास्तविकता ये है कि 2013-14 से लेकर 2020-21 तक इस देश में जो पैदावार है वो बढ़ी है। और उसमें अगर केंद्र सरकार की ज्यादा लागत आई है तो उसमें वित्त मंत्री को उस चीज का क्रेडिट नहीं देना चाहिए। देखिए, बुनियादी बात इस बजट में ये है कि ये बजट जो 18 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा है उसको पूरा करने के लिए जितना सार्वजनिक क्षेत्र है, जितने पब्लिक एसेट्स हैं जो पिछले 75 साल में लोगों के पैसे से और लोगों की मेहनत से बने हैं, उनको सरकार पूरी तरह से बेचना चाहती है। और ना ही सरकार के पास कोई ऐसी नीति है कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से वापस उस 8 से लेके 9% के वृद्धि दर पे लाया जा सके, जो वृद्धि दर 10 वर्ष यूपीए की सरकार ने दिया है। मनीष जी, सरकार ने आज ये कहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना उसके लिए हमने पैसा दिया है, सड़क निर्माण के लिए इतना किया है, वो अपने आप में उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब रियल एस्टेट जिसमें हमारे देश की 15% आबादी लगी हुई है, उससे उसमें रोजगार बढ़ेगा। अगर आप वित्त मंत्री जी की पिछले वर्ष के भाषण को संज्ञान में लें तो पिछले वर्ष भी उन्होंने यही कहा था। तो इसलिए सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक तरफ तो ये बड़े बड़ी घोषणाएं करते हैं, पर उन घोषणाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसीलिए पिछले 6 वर्ष में, 6.5 वर्ष में ये चौथा वर्ष है, 37वां महीना है कि जीडीपी की का जो वृद्धि दर है वो निरंतर और लगातार गिरता जा रहा है। तो कोविड-19 तो पिछले मार्च में आया था, 23 मार्च 2020 को जिस दिन बजट पारित हुआ था उस दिन लॉकडाउन लगा था। पर जो जीडीपी का वृद्धि दर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो तो उससे 24 महीने पहले से गिर रही थी। तो कुल मिलाकर इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। और एक ही चीज इस बजट में सामने आई है, क्योंकि इस बजट के जो मुख्य अंश हैं वो पैरा 47, पैरा 84 और पैरा 79 है। और वो तीनों एक ही चीज के ऊपर केंद्रित हैं कि किस तरह से हम पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर अपना वित्तीय घाटा पूरा कर सके। इसके अलावा इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ये एहसास हो कि सरकार के पास भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोई नीति है। बिल्कुल मनीष जी, कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप लग रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो रोजगार, जो ये सड़क निर्माण की बात की है, नेशनल हाईवेज की मांग की है, वो उन 4 राज्यों में की है जहां पर चुनाव आने वाले हैं। अब जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनप्रीत बादल, उन्होंने तो कहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया को इग्नोर किया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब वित्त मंत्री अपना बजट का भाषण पढ़ रही थी तो जिस क्रम में उन्होंने पढ़ा, तमिलनाडु, केरला, उसके बाद असम, तो ये तो साफ जाहिर है कि उनका निशाना सिर्फ चुनाव के ऊपर था और किसी तरह की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कहते हैं मुल्क की, उस होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ कोई कदम नहीं था। अब जैसे आप चिकित्सा क्षेत्र की बात कीजिए, उन्होंने कहा है कि 64,180 करोड़ रुपया अगले 6 वर्ष में खर्च होगा भारत की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए। अब अगर आप अनुमान लगाएं
तो भारत की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जिले के अस्पताल हैं, इन सब का मूलभूत ढांचा मजबूत करने के लिए लगभग 6 लाख करोड़ के रुपए की जरूरत है। तो आप 6 लाख करोड़ रुपए की जगह अगर 10,000 करोड़ रुपए हर साल देंगे तो वो तो ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है। लेकिन मनीष जी, एक स्वास्थ्य एक ऐसा केंद्र है बिंदु जिसमें करीब 137% की ज्यादा वृद्धि देखी गई है आवंटित राशि में। देखिए, ऐसा है कि उसका जो कोर है, वो कोर तो है कि आप प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं, और प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जितने की लागत है, जितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, उन रिसोर्सेज का आपने मेरे ख्याल 100वां हिस्सा भी नहीं दिया है। वो बाकी पैसा है वो तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन और बाकी सब कार्यक्रमों के लिए है, बट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप मजबूत करना चाहते हैं, 10,000 करोड़ रुपए साल से तो मजबूत नहीं होने वाला है। बिल्कुल। अंत में मैं आपसे मनीष जी सिर्फ ये एक सवाल कि जो ये कहा जा रहा था कि सबके हाथ में पैसा आना चाहिए, हालांकि मिडिल क्लास को तो पीएफ का भी इंटरेस्ट पे भी टैक्स लग गया है, लेकिन क्या आज जो प्रयास किए गए वो आपको नाकाफी लग रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस बजट का एक ही उद्देश्य है कि वो जो 18,48,000 करोड़ रुपए का घाटा है उसको कैसे पूरा किया जाए। और क्योंकि इस वर्ष का जो खर्चा है वो सरकार ने मार्केट से पैसा उठा के चलाया है, और जब सरकार मार्केट से पैसा उठाती है तो जो निजी क्षेत्र है उसकी जो क्षमता है डेट उठाने की या ऋण लेने की, वो उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में पैसा तो सिर्फ उतना सा है। इस वर्ष क्योंकि आर्थिक एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही थी तो उसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो अगले वर्ष में सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किस तरह डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए, और उस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ही रणनीति अपनाई है कि जो बिक सकता है उसको बेच दो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मनीष तिवारी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।